तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया व्हाट इज सप्लाई, फिर हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक सप्लाई का, और वो है लॉ ऑफ सप्लाई। बराबर, आज से हमारा शुरू हो रहा है कौन सा टॉपिक? लॉ ऑफ सप्लाई। तो अब अपने को देखना है लॉ ऑफ सप्लाई यानी क्या। अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है व्हेन अदर फैक्टर्स। अब ये अदर फैक्टर्स का क्या मतलब है, एक बार देख लेते हैं, है ना। अदर फैक्टर्स, तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे, बराबर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, और ये सारे फैक्टर्स जो भी आपकी स्क्रीन के सामने है, ये सारे फैक्टर्स अपन ने पढ़े थे। तो इसमें अगर मैं सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ दूं, कौन सा फैक्टर छोड़ दूं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो पहला फैक्टर है उसको छोड़ दूं, तो बाकी सारे फैक्टर्स कहलाते हैं अदर फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं? अदर फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है व्हेन अदर फैक्टर्स, है ना, जब बाकी के सारे फैक्टर्स आर कांस्टेंट। मतलब प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल रिमेन कांस्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी भी कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो अपन ने पढ़ा था वो भी कांस्टेंट रहेगा, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड ओनली, सिर्फ, है ना, व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। अगर सिर्फ क्या चेंज होगा? सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी विल रिमेन कांस्टेंट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन विल रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद अपन ने देखा था कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, कोई भी फैक्टर में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा। तो देन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। बहुत सिंपल लॉ है, जैसा लॉ ऑफ डिमांड था वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है फ्रेंड्स व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहना चाहिए, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी भी चेंज होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा, है ना, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा तो मुझे बताओ किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई प्रोडक्ट महंगा हो गया तो सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा कि कम करेगा? बताओ, सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा कि कम करेगा? भाई प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो सप्लायर सोचेगा अच्छा यार चीज महंगी हो गई है, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो चलो मैं और ज्यादा बेचता हूं। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा तो सप्लायर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी भी इंक्रीज होगा। सो इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होगा, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होगा, प्राइस कम हो गया तो सप्लायर का प्रॉफिट भी कम हो गया, तो सप्लायर सोचेगा अच्छा यार प्रॉफिट तो कम हो गया, चलो मैं कम बेचता हूं, तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी भी डिक्रीज होगा। बराबर। सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? देखो बहुत सिंपल सा लॉ है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होना चाहिए व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, देन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई कम करेगा। तो कैसा रिलेशन हुआ बताओ? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी में कैसा रिलेशन हुआ? प्राइस बढ़ रही तो सप्लाई भी बढ़ रही, प्राइस कम हो रही तो सप्लाई भी कम हो रही, मतलब देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। बराबर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी में कैसा रिलेशनशिप हो गया?
डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। क्लियर? तो ये हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, एक बार वापस रिवाइज करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट and only price of the commodity changes, then supply of the commodity also changes. If price of the commodity increases, supply of the commodity increases. If price of the commodity decreases, supply of the commodity decreases. मतलब प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर? चलिए अब अपन इसी लॉ को, जो अपन ने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, इसी लॉ को टेबल के फॉर्म में समझते हैं। देखते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, लेट्स से प्राइस 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 थी। ठीक है, अब जब प्राइस 0 थी तो मुझे बताओ कोई सप्लायर 0 प्राइस पे बेचेगा क्या? सर क्यों बेचेगा, नुकसान में रहेगा भाई, बनाने में जो खर्चा हुआ होगा, और बेच रहा 0 पर है तो लॉस में ही रहेगा ना। कोई चीज मैंने 10 रुपए में बनाई और मैं उसको बेचता हूं 0 में, फ्री में, तो नुकसान है। तो सप्लाई कितनी रहेगी, 0। लेकिन जैसे ही प्राइस 0 से 10 रुपए हुआ है ना, ये रुपीज में है और ये यूनिट्स में, जैसे ही प्राइस 0 से 10 रुपए हुआ तो भाई प्राइस बढ़ा तो सप्लायर का प्रॉफिट भी बढ़ा। जब सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ा तो सप्लायर ने अपनी सप्लाई भी बढ़ा दी। तो लेट्स से ये हो गई 1000 यूनिट्स। प्राइस बढ़ा तो सप्लायर का प्रॉफिट भी बढ़ा। प्राइस 10 से 20 हो गई और प्राइस बढ़ा तो सप्लायर का प्रॉफिट और बढ़ा, तो ये हो गई 2000 यूनिट्स। प्राइस 20 से 30 हो गई तो और प्राइस बढ़ा तो सप्लायर का प्रॉफिट और बढ़ा। 30 से 40 हो गई, प्राइस और बढ़ा तो प्रॉफिट और बढ़ा, तो सप्लायर ने अपनी सप्लाई 4000 यूनिट्स कर दी। फिर प्राइस हो गई 40 से 50 तो प्राइस और बढ़ा तो प्रॉफिट और बढ़ा, तो सप्लायर ने अपनी सप्लाई और बढ़ा दी। यही तो लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। अब प्राइस हो गया 50 से 60 और प्राइस बढ़ा, प्राइस और बढ़ा तो सप्लायर की सप्लाई भी बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, 6000 यूनिट्स। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता था, यही तो बोला था कि व्हेन अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, जैसे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा सप्लाई ऑफ द कमोडिटी भी बढ़ेगा। यही तो लॉ ऑफ सप्लाई है। अब इस टेबल को, ये जो टेबल अपन ने बनाया, इसी को अपन ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, ये टेबल आप बना लीजिए, आप वीडियो पॉज करिए और ये टेबल बनाइए। ठीक है, अब इसी टेबल को अपन ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं। एक्स एक्सिस ये हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, बराबर। एक्स एक्सिस पर अपन लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, क्या लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, और वाई एक्सिस पर लेते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अभी जो टेबल आपने बनाया है इसी को अपन ग्राफ के फॉर्म में बना रहे हैं। तो देखिए 0 था तो सप्लाई भी 0 थी, तो जब ये 0 हो गया 10, 20, 30, 40, 50, देखते हैं प्राइस कहां तक है, 60 तक है। ठीक, अब सप्लाई 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। अब जब प्राइस 0 था तो सप्लाई बताओ कितनी थी, 0 थी। वो टेबल आपने बनाया 0 थी। जैसे ही प्राइस 10 रुपए हुआ सप्लाई 1000 यूनिट्स हो गई। क्लियर, ये पॉइंट आ गया। प्राइस 20 हुआ तो सप्लाई 2000 यूनिट्स हो गई। प्राइस 30 हुआ तो सप्लाई 3000 यूनिट्स हो गई। प्राइस 40 हुआ तो सप्लाई 4000 यूनिट्स हो गई। प्राइस 50 हुआ तो सप्लाई 5000 यूनिट्स हो गई। और प्राइस 60 हुआ तो सप्लाई 6000 यूनिट्स हो गई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा सप्लाई क्या होती गई, बढ़ती गई। अब मैं अगर इस ग्राफ को कनेक्ट कर दूं, है ना, इस ग्राफ को, इस सारे पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर? तो जब आप ग्राफ बनाते हो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में, किस किस के बीच में बनाया आपने ग्राफ,
प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व क्या होता था? डिमांड कर्व प्राइस और डिमांड के बीच में बनाया ग्राफ। यहां आपने बनाया प्राइस और सप्लाई के बीच में ग्राफ बनाया। तो जब आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में ग्राफ बनाते हो तो उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। कैसा आया सप्लाई कर्व? बताइए कैसा आया सप्लाई कर्व? स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में बनाए गए ग्राफ को क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व बोलते हैं। और सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, बराबर, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? ठीक। तो अब आज आपने ये वीडियो देखा, आपके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा बताओ क्या पढ़ा आज तुमने, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा? तो आप बोलोगे आज हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा। तो आप लॉ ऑफ, फिर आपके पेरेंट्स पूछेंगे अच्छा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो आप बता दोगे कि व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस देन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। मतलब अगर प्राइस बदलेगा तो सप्लाई भी बदलेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। क्लियर? मतलब कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट और पॉजिटिव। फिर अपन ने टेबल बनाया, फिर आपने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ का नाम क्या है? सप्लाई कर्व। अब आपके पेरेंट्स ने पूछा लॉ ऑफ सप्लाई, तो आप बता दोगे। अब आपके पेरेंट्स ने पूछा अच्छा सप्लाई कर्व यानी क्या होता है, तो क्या बताओगे? सप्लाई कर्व यानी क्या होता है? आपके पेरेंट्स पूछते अच्छा आज सप्लाई कर्व भी पढ़ा। अब हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो आपके पेरेंट्स भी साथ में बैठ के देख रहे हो, तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे अच्छा चलो सर ने आज सप्लाई कर्व पढ़ाया। तो आप, अब आपके पेरेंट्स पूछते हैं बताओ सप्लाई कर्व यानी क्या, तो क्या बताओगे उनको? कैसे डिफाइन करोगे सप्लाई कर्व? तो सप्लाई कर्व मींस, सप्लाई कर्व क्या बताता है? सप्लाई कर्व शोज अ रिलेशनशिप। सप्लाई कर्व हमको रिलेशनशिप बताता है। सप्लाई कर्व शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में? बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई कर्व हमको रिलेशनशिप बताता है, बराबर, रिलेशनशिप ही तो बता रहा है। किस किस के बीच में? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। फिर आपके पेरेंट्स पूछेंगे अच्छा बताओ उसका शेप कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? तो अब आपसे, अब देखो अपन समराइज कर रहे हैं जो भी अपन ने इस वीडियो में पढ़ा है। अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? व्हेन अदर फैक्टर्स मतलब समझ रहे, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइसेज ऑफ रिलेटेड गुड, जितने भी फैक्टर अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे सारे कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब पहले जो टेक्नोलॉजी थी अभी भी वही टेक्नोलॉजी रहेगी, पहले जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी अभी भी वही गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगी। सिर्फ क्या चेंज होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर बदलेगा तो सप्लाई भी बदलेगा। प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो सप्लायर सप्लाई बढ़ा देगा। प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, तो सप्लायर सप्लाई कम कर देगा। मतलब प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है। कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। फिर अपन ने एक टेबल बनाया है ना, कि देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है। इसका अपन ने ग्राफ बनाया। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप बताता है उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। शेप कैसा है? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? तो यहां आपका लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है। चलो एक बात देख लेते हैं। सप्लाई रिप्रेजेंट्स हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर। मतलब सप्लायर मार्केट में कितना ऑफर कर सकता है उसी को तो सप्लाई बोलते हैं। द क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ गुड प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई व्हेन रिसीविंग अ सर्टेन प्राइस। तो एक प्राइस पर, ये अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा था व्हाट इज सप्लाई। तो एट अ सर्टेन प्राइस कितना आप विलिंग और एबल हो सप्लाई करने के लिए, उसी को तो सप्लाई बोलते हैं। The supply of a goods or a service refers to the quantity of that good or service that producers are prepared to offer for sale at a price over a period of time. तो अपन ने देखा था, याद है जब मैंने आपको व्हाट इज सप्लाई पढ़ाया था? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो व्हाट इज सप्लाई का वीडियो वापस देखिएगा। मैंने क्या बोला था? व्हाट इज सप्लाई, जो सप्लायर है वो कितना विलिंग और एबल है सप्लाई करने के लिए ओवर अ प्राइस एंड अ टाइम। सप्लाई मीन्स अ शेड्यूल ऑफ पॉसिबल प्राइसेस एंड अमाउंट दैट वुड बी सोल्ड एट ईच प्राइस, है ना। तो सप्लाई एक तरीके का टेबल है, शेड्यूल है कि पर्टिकुलर प्राइस पर कितना सप्लायर सप्लाई करने के लिए रेडी है। मतलब जब प्राइस 0 है तो सप्लायर बोलता मैं क्यों बेचूं, जैसे ही प्राइस बढ़ा उसने 1000 कर दिया, 20 किया तो 2000 कर दिया। तो देखो क्या बोला है,
सप्लाई मीन्स अ शेड्यूल, एक तरीके शेड्यूल मीन्स टेबल, सप्लाई मीन्स अ टेबल of possible prices and amount that would be sold at each price. The supply is not the same concept as the stock or something in existence. For example, the stock of a commodity X in Delhi means the total quantity of commodity X in existence at a point of time, whereas the supply of commodity X in Delhi means the quantity actually being offered for sale in the market over a specified period of time. स्टॉक में और सप्लाई में अंतर है। क्या अंतर है? स्टॉक हो सकता है मेरे पास 10,000 यूनिट्स है, स्टॉक हो सकता है मेरे पास स्टॉक जो पड़ा है वो 10,000 यूनिट्स पड़ा है, लेकिन जरूरी है क्या मैं 10,000 यूनिट्स बेच दूं? हो सकता है 10,000 यूनिट्स में से मैं 5,000 यूनिट्स ही बेचने के लिए रेडी हूं, तो सप्लाई कितने की हुई? सप्लाई हुई 5,000 यूनिट्स की। तो क्या बोल रहा है देखो, द सप्लाई इज नॉट द सेम कॉन्सेप्ट एज द स्टॉक। स्टॉक का कॉन्सेप्ट और सप्लाई का कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन दिल्ली मीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इन एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस में मेरे पास कितना है? 10,000 यूनिट्स है। एग्जिस्टेंस में मेरे पास कितना है? 10,000 यूनिट्स है। क्लियर? तो स्टॉक मींस होता है आपके पास कितना एग्जिस्टेंस में है। वेयर इज द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन दिल्ली मीन द क्वांटिटी एक्चुअली बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल। तो एग्जिस्टेंस में तो आपके पास 10,000 यूनिट्स है, लेकिन इसमें से आप ऑफर कितना कर रहे हो बेचने के लिए? 5,000 यूनिट्स। तो एग्जिस्टेंस में जितना ऑफर करोगे वही कहलाएगा सप्लाई। क्लियर? The law of supply states that a firm will produce and offer to sell greater quantity of a product or services as the price of the product or services rises. क्या पढ़ा अपन ने? यही तो पढ़ा। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि फर्म will produce and offer to sell greater quantity. फर्म ज्यादा बेचेगा प्रोडक्ट या सर्विसेज जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट महंगा होगा फर्म ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या होता है? अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। सो व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी फर्म ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ये भी अपन ने पढ़ा। इन दिस स्टेटमेंट चेंजेस इन द प्राइस इज कॉज एंड चेंज इन द सप्लाई इज इफेक्ट। प्राइस के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? सप्लाई चेंज हो रहा है। तो क्या लिखा है? चेंज इन द प्राइस इज द कॉज। अगर प्राइस चेंज होगा तो उसका इफेक्ट काय पर पड़ेगा? सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। थस द प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई एंड नॉट अदरवाइज। मतलब प्राइस के कारण सप्लाई चेंज होगा। इट मे बी नोटेड दैट एट हायर प्राइसेस देयर इज अ ग्रेटर इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर और फर्म टू प्रोड्यूस। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी, इट मे बी नोटेड दैट, देखो क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट एट हायर प्राइसेस, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी प्रोड्यूसर को इंसेंटिव बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड सेल मोर, और वो ज्यादा बेचेगा। अदर थिंग्स लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इनपुट्स, लेवल ऑफ कंजम्पशन, कंपटीशन, साइज, गवर्नमेंट, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? तो था सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं विथ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, अगर गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर मोर। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर, सेलर ज्यादा बेचेगा। ठीक है? द क्वांटिटी सप्लाइड इज रिलेटिव इंटरवल ओवर विच इज ऑफर्ड, है ना? तो टाइम से लिंक्ड है। ये तो अपन ने, जब मैंने आपको व्हाट इज सप्लाई पढ़ाया था तो बताया था कि हमेशा टाइम से लिंक्ड होगा। पर वीक बेचेगा, पर मंथ बेचेगा, हर 15 डेज में बेचेगा। क्लियर? समझा? ठीक है। अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के? अदर अजम्पशंस ये हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर फैक्टर्स कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट में वो भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फर्म का गोल याद है, मैंने आपको मारुति और बीएमडब्ल्यू वाला एग्जांपल दिया था कि बीएमडब्ल्यू का गोल है लग्जरी और मारुति का गोल है वॉल्यूम, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। फ्यूचर प्राइजेस चेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर इतने सारे फैक्टर्स लगेंगे, क्लियर, तो ही लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक अपन ने लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब वीडियो पॉज करेंगे और ये जो भी बनाया है अभी अपन ने लॉ ऑफ सप्लाई और उसका ग्राफ, वो आप अपनी कॉपी में बना के रखेंगे।